देखिए, कल हम बात कर रहे थे शेड्यूल्स की। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं उसकी बात चल रही थी ना। होप सो कि आप सबको याद होंगी। याद हैं? जो अनुसूचियों की बात मैं किया था, एक बार मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं आपको, ठीक है, 5 मिनट के अंदर जल्दी से। पहली अनुसूची जो थी अपनी, उसमें क्या था? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, राज्यों का वर्णन था। क्लियर? जो पहली अनुसूची थी, ठीक है, तो राज्यों का वर्णन था उसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरी अनुसूची मैंने आपको बताया था क्या? 2 रुपए का नोट इमेजिन करना है आपको, तो जिससे आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये पैसा है, पैसा मतलब वेतन, सैलरी, ठीक है, मनी फॉर्म। क्लियर? तो दूसरी अनुसूची में आपका क्या था? वेतन। किसके? जो आपकी राज व्यवस्था के पदाधिकारी कर्मचारी हैं, ठीक है ना। 2 रुपए की नोट इमेजिन कीजिएगा तो आपका याद रहेगा कि दूसरी अनुसूची है जिसमें वेतन है, पैसा है, ठीक है। उसके बाद अपनी तीसरी शेड्यूल, मतलब थर्ड शेड्यूल जो थी, तीसरी अनुसूची, मैंने बताया था आपको मूवी का नाम एक इमेजिन करके रखना है कि तीसरी शपथ, है ना। तो तीसरी शपथ में आपको ये याद रहेगा कि तीसरी अनुसूची में आपका क्या है? शपथ। यानी कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं या फिर जो शासन के स्तर के जो प्रशासन के अंग हैं वो शपथ लेते हैं। क्लियर? चौथी अनुसूची आपको थी, याद करना था आपको क्या? 4, ये 4 में र यानी राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन क्या था, कैसे था। क्लियर? ये आपको याद करना था, ठीक है। 5वीं अनुसूची जो आपको मैंने बताया था, आपको क्या याद करना था? प्रश्न, ठीक है, मतलब अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है इसमें। 5वीं अनुसूची में मैंने बोला था कि 5वां प्रश्न याद रखेंगे, तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों को जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर? समय समय पे होता रहता कि ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रों में है, जनजातीय क्षेत्रों में है। क्लियर? जैसे जनजातियां भी जोड़ी जाती हैं जो SC और ST में, ठीक है, तो उसके लिए भी फाइनल अथॉरिटी राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर? तो आपको ये याद करना था 5वां प्रश्न, यानी कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान। क्लियर? ये आपका था, यानी कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल्स एरियाज, ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। क्लियर? उसके बाद आपका था छठवां में आपको मैंने बताया था कि जैसे इसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र ना, 6वीं अनुसूची में क्या हुआ था कि स्पेसिफाई कर दिया गया था। स्पेसिफाई मतलब कि 4 राज्यों को अलग कर दिया गया था। वो राज्य क्या थे? मैंने बोला था आपको कि याद करना क्या? अमित्र मेघ, आ से असम, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा और मेघ से मेघालय। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय, सॉरी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों की जनजातियों, ये क्षेत्र आपको पता है ना कि पूर्वी भारत में जनजातियां ज्यादातर रहती हैं, है ना। जैसे जो गारो, खासी वगैरह ये सब जनजातियां भी उधर पहाड़ियों के नाम में भी है, ठीक है। मीजो जो है वो भी उसी में है, जनजाति में है। क्लियर? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातियां रहती हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के बारे में, और इसमें केंद्रित कर दिया है 4 राज्यों के लिए। क्लियर? 7वीं में आपको क्या याद करना था? 7वीं में सिर्फ सूची याद करना है, वही संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, ठीक है। विषयों का निर्धारण किया गया है, डिवाइड किया गया है 7वीं अनुसूची में। केंद्र सूची में कितने विषय थे? 100। संघ सूची में 100, राज्य में 61 और संवर्ती में 52, ठीक है। मैंने आपको बोला था एक शब्दों में संख्या याद करेंगे, 6152, 6152। तो 100 सबसे ज्यादा केंद्र में होंगे, उसके बाद राज्य में होंगे यानी 61, और लास्ट में आपका संवर्ती सूची जिसमें 52 विषय होंगे। क्लियर है? ओके। 8वीं में मैंने आपको यह बताया था कि 14 भाषाएं मूल रूप से संविधान में थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग में यह रखना है कि 14 + 8, ये 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं बाद में। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो भारतीय संविधान में जितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया वो टोटल है 22, मूल संविधान में उल्लेख था 14 और 8 आपकी जोड़ी गई थी। 8 भाषाएं जो आपकी जोड़ी गई थी वो 3 संशोधनों के तहत जोड़ी गई थी, है ना। तो पहला संशोधन कौन सा था जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन 1900
67। ये 21वां संविधान संशोधन था जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। क्लियर? ठीक है ना? उसके बाद क्या था आपका 71वां था। ये कब था? 1992 संविधान संशोधन। इसमें कौन कौन सी जोड़ी गई थी? एक मैं बता रहा था, जो एक बंधु ने बताया था, कॉमन नाम आपको याद करना था। कॉमन, ठीक है? कॉमन मतलब ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 में। ये 1 और 2 याद करेंगे, ठीक है? 71वां संविधान संशोधन था और वर्ष आपका 1992 है। क्लियर? तो ये कॉमन क्यों बता रहा हूं? का से कोंकणी, मा से मणिपुरी और ना से नेपाली। ठीक है? इट्स नॉट अ ट्रिक, ठीक है ना? इट्स जस्ट अ टूल दैट कैन यू कीप इन माइंड। सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, आपको जब याद हो जाएगा ना तो चीजें आसानी से चलेंगी। तो का से कोंकणी, मा से मणिपुरी, ना से नेपाली। ठीक है? तो ये 71वें संविधान संशोधन में आपकी कॉमन भाषाएं जोड़ी गई थी। समझ में आई चीजें? क्लियर? उसके बाद आपका क्या हुआ था 2003 में 92वां संविधान संशोधन। उसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? पहली थी मैथिली, ठीक है? उसके बाद संथाली, बोडो और डोंगरी। क्लियर है? मैथिली भाषा मैंने आपको बताया था, मैथिली ठाकुर इस समय यूट्यूब में भी फेमस है, आप लोगों ने देखा सुना होगा। ठीक है? वो मैथिली भाषा की मेन वो मैथिली क्षेत्र ही है। और मैथिली क्षेत्र कहलाता है नेपाल का तराई क्षेत्र, जो यूपी बॉर्डर कुछ कुछ लगता है और बिहार का बॉर्डर कुछ कुछ लगता है। यहां पे मैथिली भाषा बोली जाती है मुख्य रूप से। क्लियर है ना? ठीक है? ठीक है? और संथाल जो जनजाति रहती है झारखंड में है, संथाली भाषा झारखंड में बोली जाती है। बोडो आपको मैंने बताया था ये असम की भाषा है, ठीक है? ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है। क्लियर? और डोंगरी आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, पहाड़ी भाषा है ना? तो ये 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी जोड़ी गई थी आपके 2003 में। संविधान संशोधन था 92वां। टोटली 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है? दीज आर 4 एंड दीज आर द 3 और ये आपकी 1। टोटल 8 भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं जोड़ी गई, कुल मिला के हो गई 22 भाषाएं। पॉइंट क्लियर? ओके। अब अपन आते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था कि नई अनुसूची थी, यानी कि मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूचियां थी। 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर? तो 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय रखे गए थे जिनमें सामान्यतः जिनकी न्यायिक समीक्षा या फिर जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं अपन, वो ना किया जा सके। क्लियर? तो ऐसे विषयों को रखा गया है। अभी भी वर्तमान में रख दिया जाता है कि जैसे 50% से ज्यादा आरक्षण किसी राज्य में, जैसे तमिलनाडु, उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। क्लियर? मतलब अब इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। अदरवाइज जो आपका इंदिरा साहनी केस था, ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे, उसमें ये फिक्स कर दिया गया कि रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड द 50%। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब कई तरह की चीजों से बढ़ाया जा रहा है हर जगह। ठीक है? लेकिन वो मूल संविधान की जो बिंदु थे उसके विपरीत हो रहा है अब। क्लियर? तो 9वीं अनुसूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है, नई अनुसूची है, दिमाग में रखिएगा, कि जिनका न्यायिक समीक्षा ना की जा सके। ठीक है? जुडिशियल रिव्यू क्या है बताएंगे अपन आगे। इसके बाद आपकी आती है 10वीं अनुसूची। ठीक है? 10वीं अनुसूची आपको बताया गया था दल बदल। ठीक है? दल बदल कानून था। दल बदल कानून मैंने आपको बताया था कि ये होता है कि जैसे 2 पार्टियां, मान लीजिए इस समय पे बीजेपी का, अभी मध्य प्रदेश में कुछ चुनाव हो रहे हैं ना, बीजेपी और कांग्रेस के, तो कुछ विधायक मान लीजिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 2-4 विधायक कमजोर पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। तो पहले यदि ये जब कानून नहीं था तो इस स्थिति में क्या होता था कि वो विधायक पैसे के चक्कर में या किसी भी लालच में आ सकते थे, ठीक है, इस पार्टी में। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है कि 1 या 2 विधायक नहीं आ सकते। जैसे आपने देखा ना कि जिन विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, क्या वो बीजेपी में शामिल हुए? जब ये बीजेपी की सरकार बनी थी तो कुछ विधायकों ने लगभग शायद 21 या 22 कितने थे, ठीक है ना, तो उनकी क्या हुई, उनकी सदस्यता खत्म हो गई ना। उन्होंने इस्तीफा दिया तो क्या वो बीजेपी में आए? नहीं आए ना। अब वो जब अभी चुनाव हुआ है तब वो दोबारा चुनाव लड़े, उनकी सदस्यता तो खत्म हो गई ना। लेकिन जब ये दल बदल कानून नहीं था उस समय पे ये डायरेक्ट इस बीजेपी में ऐड हो सकते थे। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं ना? तो इनकी सदस्यता ये खत्म हो गई ना, ये दल बदल कानून के कारण हो रहा है। लेकिन इससे पहले ये नहीं था। दल बदल कानून आया था आपका 1985 में, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है?
समझ पा रहे हैं ना? ये दल बदल कानून के कारण हो रहा है। मतलब जो 22 विधायक थे उनके लिए दोबारा चुनाव किया कराए गए, उपचुनाव हुए ना, ठीक है। तो ये चीजें हो रही हैं, ये दल बदल कानून का प्रभाव है। इसके पहले क्या होता था कि जिसको जब मनाया दूसरी पार्टी बदलते रहे कुछ भी। अब आपने पार्टी बदली एक या दो विधायकों ने तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, ठीक है। यदि पूरी पार्टी ही दूसरी पार्टी मिलना चाहती तब संभव है, तब कोई सदस्यता नहीं खत्म होगी, लेकिन एक या दो विधायक नहीं जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ये चीजें होती हैं। क्लियर? तो आपकी 10वीं अनुसूची थी दल बदल, क्लियर, ओके। उसके बाद आपकी 11वीं अनुसूची थी। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। लूसेंट में आपके 93 ने दिया है, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, क्लियर। इसमें आपकी क्या चीजें थी? 29 विषय थे। ग्राम पंचायत के कार्य करने की शक्तियां बताई गई थी इसमें, ठीक है, कि ग्राम पंचायत के क्या क्या अधिकार हैं, जैसे टैक्स लगाना, जो भी चीजें होती है, ग्राम सभा आयोजित करना, ये 29 विषय बनाए गए हैं। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, लागू ये 93 में हुआ था। तो किस किताबों में आपको 93 भी मिलता है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 29 विषय, क्लियर। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, ये भी ध्यान रखेंगे, क्लियर है। उसके बाद आपका 12वीं अनुसूची जो स्वायत्त निकाय हैं, नगर पालिका, नगर निगम, उनके विषय बताए गए हैं इसमें। तो मैंने आपको यह बताया था दिमाग में रखने के लिए कि इसमें 29 विषय है, तो इसका 9 याद करिएगा, 9 का डबल कर दीजिएगा तो 18 विषय है इसमें। 12वें में 18 विषय हैं, ठीक है, क्लियर। 18 विषय हैं, 12वीं अनुसूची है और 74वां संविधान संशोधन है 1992, ये भी है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कल की चीजें थी जो मैं आज आपको रिवाइज कराया। होप सो कि आपके दिमाग पे थोड़ा बहुत तो बैठा होगा, क्लियर, ओके। अब आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में, ठीक है। स्रोत मतलब समझ रहे हैं, कहां कहां के संविधानों की क्या क्या चीजें मिला करके सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। अनुराग देखना, मैंने मोबाइल रखा हुआ है कैबिन में। अब देखिए, जो भारतीय संविधान का मूल स्रोत है, कहां से वो बना है, ठीक है। स्रोत का मतलब यह है कि कहां कहां से क्या क्या चीजें ली गई। जो सबसे ज्यादा प्रभाव किया है भारतीय संविधान को, उसने किया है 1935 का आपका अधिनियम ने, यानी कि स्केलेटन फॉर्म में। स्केलेटन समझते हैं ना, ढांचा, ठीक है। स्केलेटन होता है जैसे अपने क्या बोलते हैं, कंकाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान को ढांचा प्रदान किया एक, ठीक है, एक स्ट्रक्चर, जैसे आप समझ लीजिए कि हम कोई पुतला बना रहे हैं तो आप ऐसा कुछ कुछ पहले बनाते हैं, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान का एक जो स्केलेटन है, जो ढांचा बनाया है, उसको जो बेस मिला वो 1935 के अधिनियम से मिला, क्लियर, ठीक है। और 1935 के अधिनियम में ही बहुत सारी चीजें आपकी एडॉप्ट कर ली गई डायरेक्ट, हूबहू। उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है वो आपका ब्रिटेन का संविधान रहा है, समझ रहे हैं। अब जैसे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई। अब देखिए, भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ मेकिंग। अब ये बताइए कि हमारे यहां शासन किसका था? अंग्रेजों का ना। कानून वो हमारे यहां बना रहे थे, ठीक है, और वही कानून बनाने की प्रक्रिया हमें थोड़ा सा सही लग रही थी। तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो कहां से ले ली गई? ब्रिटेन से ही ली गई। एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता समझते हैं कि यू आर द सिटीजन ऑफ एमपी एंड यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल। आप भारत के भी नागरिक हैं, आप मध्य प्रदेश के भी नागरिक हैं। क्या आपके डबल आईडी कार्ड बनते हैं? नहीं ना, ठीक है ना।
जो आपका इपिक कार्ड बनता है, ठीक है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इपिक कार्ड भी बोलते हैं उसको, ठीक है, जो आपका वोटर आईडी होता है, इपिक, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो इपिक कार्ड जो बनता है वो एकल है ना, मतलब पूरे देश का एक बन रहा है ना। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में वोटिंग आज कंप्लीट होने वाली है, मतलब शायद निर्णय आ जाएगा एक आध घंटे में, ठीक है। तो वहां क्या है, जैसे मान लीजिए वहां का कोई स्टेट पेंसिल्वेनिया है, तो वहां का नागरिक का एक अलग वोटर आईडी बनेगा, मतलब स्टेट का, ठीक है। और जो अमेरिका यूएसए है वहां का एक अलग कार्ड बनेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने यहां राशन कार्ड बनता है वहां ग्रीन कार्ड बनता है, क्लियर। तो ये चीजें हैं। तो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, वहां दो नागरिकताएं, जम्मू कश्मीर का नागरिक पहले होता था और भारत का भी होता था, अलग अलग दो कार्ड बनते थे। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी लिया गया है, कहां से, ब्रिटेन से, समझ पा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब जैसे 1935 के अधिनियम से कुछ चीजें जैसे ली गई हैं, आपका जो गवर्नर जनरल उस समय रहता था ना, तो गवर्नर का जो सिस्टम है काम करने का वो भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है, क्लियर। उसके अलावा जैसे जो मुख्य प्रभाव रहा है वो अमेरिका का रहा है। अमेरिका से जो सबसे ज्यादा चीजें ली गई हैं वो न्यायिक प्रक्रिया की चीजें ली गई, समझ पा रहे हैं। प्रस्तावना, सबसे पहले विश्व में किसी संविधान में प्रस्तावना यदि बनाई गई थी तो अमेरिका का संविधान था, ठीक है। तो प्रस्तावना जो ली गई वो अमेरिका के संविधान से, मतलब जो स्ट्रक्चर लिया गया है, जैसे वहां बोलते हैं ना कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, हम भारत के लोग, तो वो स्ट्रक्चर जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो थे वो आपको आयरलैंड से लिए गए थे, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपको सोर्सेस लगभग याद हो जाए, कुछ ऊपर नीचे शब्दों को जोड़ तगोड़ के जो कुछ भी, ठीक है। जैसे आपको शेड्यूल्स बताया हूं उसी तरह आपको ये बताने जा रहा हूं। लिखेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में, भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान की सहायता ली गई है, निम्न देशों के संविधान की सहायता ली गई है। इसके अतिरिक्त 1935 के अधिनियम का भी भारतीय संविधान में, इसके अतिरिक्त 1935 के अधिनियम का भी भारतीय संविधान में प्रमुख योगदान रहा है। हालांकि भारतीय संविधान को भारतीय संविधान के, लिख लीजिए, भारतीय संविधान के ढांचे का निर्माण भारतीय संविधान के ढांचे का निर्माण 1935 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया है। के द्वारा ही किया गया है, क्लियर। तो ये समझिए कि जो 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में ना, 395, तो उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो शब्दशः उठा लिए गए हैं सीधे, कहां से, 1935 के अधिनियम से, ठीक है। 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे, लिखाया मैंने, खोलो 1935 का अधिनियम। नहीं मिला, बताया था मैंने ना, मिला।
बहुत बढ़िया। 285 हाँ 285 तुक्का नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे, क्या लिखा आपने? कितने खर्चे 35 आने? मैंने बताया और आप लोगों ने लिखा भी नहीं है शायद। चलिए लिखिए आगे, बताते हैं, ठीक है। क्या लिखा है आपने लाइन लास्ट में? द्वारा किया गया संविधान के ढांचे का निर्माण किया गया, ठीक है। लिए गए प्रमुख बिंदु निम्नानुसार है। लिए गए प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं, ठीक है। लिए गए प्रमुख बिंदु निम्नानुसार। देखिए मैंने आपको यह बताया था कि जो 1935 का अधिनियम था उसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। समझ में आया? लिख लेना यदि नहीं याद होगा तो, ठीक है। एंड आउट ऑफ 321 वी हैव टेकन द 250 आर्टिकल्स फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1935। 321 अनुच्छेदों में हमने हूबहू लगभग 250 अनुच्छेद अपने भारतीय संविधान में ले लिए गए थे, ठीक है। सो ये प्रमुख स्रोत हुआ ना प्रमुख स्रोत, क्लियर। तो ये 321 में से 250 हमने उठा लिए थे, इसलिए इसको प्रमुख स्रोत माना जाता है। लिख लीजिएगा, यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद शब्दशः ले लिए गए। लगभग 250 अनुच्छेद शब्दशः ले लिए गए। इसके अतिरिक्त संघीय शासन व्यवस्था, इसके अतिरिक्त संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था गवर्नर के कार्यालय संबंधित प्रावधान आपातकालीन शक्तियां एवं अन्य चीजें इस अधिनियम से ली गई थी। अब ये संघीय शासन व्यवस्था आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? संघीय शासन क्या होता है? कितने लोगों को नहीं पता है ये बता दो बस। मैंने कल बताया था आपको, देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी कल, ओके क्वाइट। 1935 के अधिनियम में जो आपके संघीय शासन व्यवस्था ये होती है कि जैसे भारत क्या है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, ठीक है ना। बट ना ये एक यूनियन है, ना ये संघ है पूरा, और ना ही पूरा एकात्मक है। संघ का मतलब ये होता है कि सारे राज्य एक हैं, मतलब सारे राज्य मिलके एक शासन व्यवस्था प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने एक तो हैं, क्लियर हैं, अलग अलग लेकिन एक हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। संघ का मतलब ये होता है, मतलब ये समझ लीजिए कि ये अलग अलग हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग तो हैं, ठीक है, लेकिन ये अपनी मर्जी से अलग भी नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का एक संघ है, संघ यानी समूह है, एक यूनियन है, समझ पा रहे हैं। तो ये होती संघीय शासन व्यवस्था। इसके विपरीत होती एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में एक चीज और ये होती है कि राज्यों के पास स्वतंत्र अधिकार होते हैं। स्वतंत्र अधिकार समझ रहे हैं, जैसे अपने उनकी राज्य की विधानसभा है अलग,
ठीक है, इनका एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, अलग यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, अलग बहुत सारी चीजें चल रही है ना, अलग शासन प्रणाली चल रही है, जो भी लाइन ऑर्डर की कोई चीजें अलग से चल रही हैं, ठीक है। तो ये संघीय व्यवस्था का उदाहरण है कि हर राज्य अपने आप में स्वतंत्र भी है, ठीक है, क्लियर। तो जो आपकी राज्य सूची के विषय हैं वो एक संघीय व्यवस्था के उदाहरण है, लेकिन समवर्ती सूची के विषय हैं वहीं पे तो एकात्मक शासन के उदाहरण हो जाते हैं। अब समझिए, जैसे देखिए एकात्मक शासन क्या हो जाता है कि अपने पास देश की संसद क्या है, एक है, मतलब पूरे देश के लिए कोई चीज जो एक है, संसद है एकात्मक शासन प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट है एकात्मक शासन प्रणाली, यानी कि पूरा मतलब कि पूरा जो डोमिनेंस है पूरे देश पे इनका प्रभाव हो रहा है, पूरे देश के लिए कार्य कर पा रहे हैं ना कोई एक चीज, क्लियर। तो वो क्या हो जाता है, एकात्मक, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था का ये उदाहरण हो जाता है, समझ पा रहे हैं। तो जैसे अमेरिका है वो पूरा संघीय राज्य है, वहां हर राज्य अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, और अलग अलग सबसे बड़ी चीजें होती है, जो सबसे बड़ी पहचानी हो जाती है संघात्मक और एकात्मक में, कि एकात्मक में सिंगल सिटीजनशिप रहती है, सिंगल सिटीजनशिप रहती है, तब तो आप यूनिट हो रहे हैं ना, एक यूनियन हो रहे हैं, मतलब कि एक हो रहे हैं। और जो संघीय होते हैं, संघीय राज्यों में वहां पे सबकी अलग अलग सिटीजनशिप हो जाती है। तो जो सिंगल सिटीजनशिप है वो एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है, समझ पा रहे हैं। जैसे अमेरिका में संघीय है, पूरा वो संघ है, फेडरल है, ठीक है, क्लियर। जैसे यहां पे बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां फेडरल गवर्नमेंट होती है, तो वहां फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि हर राज्य का अपना अलग अलग सिटीजनशिप भी है, ठीक है। तो जो आपका 1935 का अधिनियम था, इससे 250 के लगभग अनुच्छेद लिए गए थे, 321 में टोटल थे, 10 अनुसूचियां थी, क्लियर। अब इसके बाद आ जाइए आप पहला जो लिखेंगे, ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, तो आप ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। अच्छा ये बताइए, इंग्लिश में आप लोग बहुत ज्यादा गरीब तो नहीं हैं? मतलब मैं कहता हूं ठीक है, यदि नहीं भी बनेगी, लेकिन यदि मैं समझा दूंगा तो शब्दों का अर्थ बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा ना, है ना। इतना तो स्तर होगा ही सबका, लगभग सब लोग स्नातक हैं, ग्रेजुएट होंगे, नहीं भी होंगे तो किसी का फाइनल ईयर रनिंग होगा या सेकंड ईयर होगा, मतलब आपका सामान्य ज्ञान तो है होगा, थोड़ा बहुत आईक्यू तो 100+ होगा, है ना। अब देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा इंग्लिश, क्योंकि कुछ शब्द मैं इंग्लिश के उपयोग करूंगा और उन्हीं के माध्यम से आपको दिमाग में रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया कि इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का शासन भारत में था, तो कानून बना रहे थे भारत में कौन? ब्रिटिश बना रहे थे, ब्रिटेन वाले बना रहे थे ना। तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ मेकिंग या लॉ मेकिंग प्रोसीजर, हिंदी में मैं लिख रहा हूं सर, ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया, ये कहां से ली गई? ब्रिटेन से, ठीक, क्लियर। उसके बाद एक चीज ली गई, मैंने बताया ना, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी कि इसको सिंगल सिटीजनशिप, ये समझ में आ रहा है ना। सिटीजनशिप यानी नागरिकता होता है, जानते हैं ना, सिटीजन यानी नागरिक होता है, सब लोग जानते हैं ना, किसी को समस्या इस शब्द में? सिटीजन यानी नागरिक होता है, ठीक है, और सिटीजनशिप यानी क्या होती है? नागरिकता। तो सिंगल सिटीजन, सिंगल यानी क्या होता है? एक, तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता। ये कहां से ली गई? ब्रिटेन से, क्लियर, ओके। अब इसके बाद जो संसद है अपनी, उसमें कितने सदन हैं? 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो जो सदन होते हैं या द्विसदन को, आपने ये शब्द सुना होगा, बाई यानी क्या होता है? कहीं पे लग जाता है तो बाईलिंगुअल, 2 होता है ना, बाईलिंगुअल, बाई कैमरल, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा बाई कैमरल, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विसदन, ठीक है, द्विसदन मतलब 2 सदन। तो जो 2 सदनीय व्यवस्था है अपने संविधान में, अपने संसद में, वो भी ली गई है कहां से? ब्रिटेन से, क्लियर, समझ पा रहे हैं ना लास्ट में, ठीक है। द्विसदन यानी 2 सदन, बाई कैमरल, समझ पा रहे हैं ना, क्लियर। तो बाई कैमरल यानी 2 सदन, ये व्यवस्था भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक है।
तीसरी है आपकी CAG, क्या बोलते हैं इसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, यही बोलते हैं ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शासकीय जितने भी कार्यालय हैं यहां पे ऑडिटिंग का काम करते हैं। ये ऑडिट समझते हैं ना, हर शासकीय कार्यालय में साल में एक बार ऑडिट होती है कि इन्होंने क्या काम कितना किया, नियम के हिसाब से किया कि नहीं किया, कितना फंड आया, कितना इन्होंने डिपॉजिट किया, कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना खर्च किया काम में, सारी चीजों के लिए एक ऑडिट होता है। ठीक है, तो सारे शासकीय कार्यालय जो हैं प्रमुख केंद्र के, ठीक है, इवन ये राज्य में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये CAG होता है, मैंने आपको एक दिन बताया था और लास्ट में शायद, है ना। तो ये नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। तो ये जो चार चीजें हैं ये कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन से। पहली थी आपकी क्या? रूल्स ऑफ लॉ मेकिंग, ठीक है, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया। दूसरी थी आपकी एकल नागरिकता, दूसरी आपकी द्विसदनात्मक व्यवस्था और तीसरी आपकी CAG। क्लियर? तो आप इसके लिए याद क्या कर सकते हैं? C फॉर सिटीजनशिप, C फॉर कैमरल सदन एंड C फॉर CAG। तो आपको 3 C याद रखने हैं इसमें। क्लियर? फर्स्ट वन इज सिटीजनशिप, सेकंड वन इज कैमरल, बाई कैमरल द्विसदन, और थर्ड वन इज CAG। और पहला आप रूल्स ऑफ लॉ मेकिंग तो दिमाग में आ ही जाएगा कि नियम बना रहे थे भारत शुरू से ये थे हमारे यहाँ, तो यही बनाएंगे। चीजें क्लियर हुई थोड़ा सा? ठीक है, याद रहेंगे चारों बिंदु, रहेंगे ना? ठीक है, तो जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है ये मुख्य रूप से 4 चीजें हैं। इंग्लिश में यदि थोड़ा सा भी समस्या हो तो बताइएगा, मैं एज इजी एज बता दूंगा जितना भी समस्या होगी। ठीक है, इसका भी यदि इसको कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सॉरी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। CAG भी आप कहीं भी बोलेंगे तो डायरेक्ट आपको कोई भी होगा समझ जाएगा। ठीक है, क्लियर? कंट्रोलर की स्पेलिंग COMPTROLER होती है। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। कंट्रोलर, ऑडिटर, ऑडिट AUDITOR, और जनरल जनरल जानते हैं आप। ठीक है, आप CAG भी लिख देंगे तो भी सही है, हिंदी में आपको अच्छा लगता है तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक लिखिए। तो आपको ये 3 C याद करके रखने हैं। ठीक है, ओके, अगला लिखेंगे हाँ, लिख लीजिए इसको। अच्छा, आपने लिखा नहीं, अभी सिर्फ सुन रहे थे। ठीक है, लिख लीजिए। पहला, ब्रिटेन के संविधान से क्या की ली गई? पहला, कानून बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर। दूसरा आप लिख रहे हैं एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। तीसरा आप लिख रहे हैं तीसरा क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था या बाई कैमरल। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, CAG भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया है। यस, ठीक है, अनुच्छेद 148 148। ठीक है, जहां पे आप CAG लिख रहे हैं ना, कोष्टक में लिख लीजिए आर्टिकल 148। क्या देश? हाँ, ठीक है, वर्तमान में, वर्तमान तो छोड़ दीजिए, इसमें वर्तमान में मत लिखिए, वो करंट में फिर अपन कवर कर लेंगे। अनुच्छेद जरूर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 148। CAG का अनुच्छेद यानी CAG के जो कार्य हैं, ठीक है, ये अभी PSC का जब लास्ट पेपर हुआ है ना, इसमें था। क्लियर? अनुच्छेद 149, ये ध्यान रखिएगा। 148 सब पढ़ के जाते हैं, इसलिए उन्होंने एक स्टेप थोड़ा सा आगे किया था। ठीक है, अगला लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, मतलब यहां से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका।
अब देखिए, इसमें दो तीन चीजें ली गई जो मैंने बताया ना आपको कि न्यायपालिका से संबंधित ज्यादातर चीजें इसमें ली गई थी अमेरिका से, ठीक है, क्लियर। तो इसमें पहली चीज ये कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, समझ पा रहे हैं ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के जो प्रावधान है वो लिए गए हैं कहां से, अमेरिका से। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको कल बताया था, फिर से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो नियुक्तियां होती हैं वो सरकार के हस्तक्षेप से नहीं होती, ठीक है। यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट का, सरकारी तंत्र का या नेताओं का तंत्र का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, ठीक है। कोलेजियम से ये बनती हैं, नियुक्तियां होती हैं, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं उनको चयन किया जाता है इस पे, क्लियर। तो ये कोलेजियम वाला सिस्टम हो गया उस पे। दूसरी चीज ये कि इनके जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो आपकी संचित निधि से दिए जाते हैं। संचित निधि समझते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो ये टैक्स वैक्स जमा होता है ना वो संचित निधि में जमा होता है। तो मतलब इनका पेमेंट डायरेक्ट होता है, किसी मिनिस्ट्री से नहीं होता कि फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, इनका बजट बन रहा है न्यायपालिका के लिए अलग, नहीं, ये डायरेक्ट संचित निधि से जा रहे। तो मतलब सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्लियर। ये स्वतंत्रता इससे निश्चित हो रही है ना। अब सिंपल सा फंडा है कि यदि हमारा ये निश्चित है कि भैया हमारा सैलरी कहीं से आ रही है, ठीक है ना, फिक्स है, कोई इसको कम नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, हमारी जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको कोई कम नहीं कर सकता। और उससे भी बड़ी चीज, हमारा जो पद मिल गया है, जैसे हमने चीफ जस्टिस यदि हम बन चुके हैं तो जितना समय काल हमारा है हम उतने तक रहेंगे ही, इसमें कोई भी सरकार या कोई भी तंत्र नहीं रोक सकता, यदि हमारे खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं लगे हैं तो। आरोप लग रहे हैं और वो यदि साबित हो जाते हैं तभी न्यायपालिका के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, क्लियर। उसकी हम आगे बात करेंगे किस प्रक्रिया क्या है उसकी, ठीक है। तो मतलब ये स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं ना, जब आपको ये भय नहीं है कि आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपको ये भय नहीं है कि आपकी सैलरी कम कर सकते हैं, आपको ये भय नहीं है कि आपकी सुख सुविधाएं कम की जा सकती हैं, तो मतलब हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे नियम के साथ जो है होगा ना। तो मतलब इन सब चीजों से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होती है, क्लियर होती है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है इनसे, समझ पा रहे हैं ना। तो ये होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये कहां से लिया गया आपके, अमेरिका के संविधान से, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा होती है, ठीक है। यानी कि कोई भी मान लीजिए संसद ने कानून बनाया और वो संविधान के मूल प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है उस कानून का समीक्षा कर सकता है, और यदि वो मूल अधिकार जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उल्लंघन कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, उसको वो नल एंड वॉइड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये होता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, क्लियर। तो ये भी चीजें ली गई है कहां से, अमेरिका के संविधान से, क्लियर। तो लिखेंगे पहला आप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, ओके, यहां पे रुकिए थोड़ा सा। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाएगा, ठीक है ना। इसकी एक अच्छी खासी प्रक्रिया है कि पहले उनके लिए मतलब कि उनका विश्वास जो आरोप पत्र होता है वो संसद में लाया जाता है, ठीक है। फिर उसकी एक कमेटी जांच करती है, फिर जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसको फिर सदन से पारित करना पड़ता है, तब वो जाके कहीं हटते हैं। बहुत कम्बरसम प्रोसेस है एक, मतलब बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए सामान्यतः ना ही इस तरह के आरोप पत्र लाए जाते हैं, और लाए भी जाते हैं तो सामान्यतः पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्वतंत्रता इससे सुनिश्चित होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो आपको तीन चीजें तो याद रहेंगी ना। पहली चीज मतलब आपके जो यूएसए के संविधान से हैं वो क्या हो गई, पहला आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, आपकी न्यायिक समीक्षा हो गई एक, ठीक है, और तीसरा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया हो गई, ठीक है ना। ये तीन चीज तो आपको याद रहेगी ना।
मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका को समीक्षा यानी न्यायिक समीक्षा याद रहेगी, न्याय से ही है सारी चीजें। और न्यायपालिका कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, तो उनके जो जज है उनको हटाने की प्रक्रिया भी। समझ में आ रही चीजें? ये चीजें तो हो जाएंगी ना। ओके, इसके बाद मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना सबसे पहले कहां आई थी? अमेरिका के संविधान में। तो प्रस्तावना ली कहां से गई है? अमेरिका के संविधान से। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यह है कि जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मूल अधिकार, क्लियर, जो हमारे संविधान में 14 से 32 तक में अभी उल्लेख है वर्तमान में, क्लियर, उनको भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। क्लियर पॉइंट? ये कहां का है? यूएसए से। ठीक है, तो लिखेंगे मूल अधिकार, मूल अधिकार प्रस्तावना एवं मूल अधिकार प्रस्तावना एवं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य एवं वित्तीय आपात, वित्तीय आपात ठीक है, ज्यादा लाइन मत बढ़ाइए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो आपका ये वित्तीय आपात होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी हालांकि भारत में कितनी बार लगी अभी तक? 3 बार। बहुत बढ़िया। जो आपातकालीन होता है, इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी, ठीक है ना, 2 बार वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात दैट इज आर्टिकल 360, ठीक है। आपात, जब वित्तीय आपात लगेगा, कोरोना के क्राइसिस में लगने के चांसेस थे, ठीक है, लेकिन अब भी नहीं लगे, मतलब ठीक है इकोनॉमी। वित्तीय आपात की स्थिति में हर चीज का बजट कट कर दिया जाता है, सैलरी वगैरह तक कट कर दी जाती है, ठीक है। नहीं, कुछ लोगों की अभी जो सैलरी रुकी है थोड़ा सा, ठीक है, वो भी टीचर्स में ज्यादातर हुआ है, हम लोगों की वो भी नहीं रुकी थी। क्लियर? हम लोगों में वो जो एरियर वगैरह था वो होल्ड हुआ था कुछ, तो वो भी शायद कल आदेश आ गया है वित्त मंत्रालय वाला, यहाँ मतलब एमपी वाला जो है, ठीक है। तो देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होती है, सारे बजट कट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अनावश्यक जितने बजट होते हैं, यानी कि जो विकास कार्य, यानी कि जो प्रदर्शन के विकास कार्य होते हैं, जो रक्षा बजट वगैरह होता है, वो सब कम कर दिया जाता है। हाँ, नहीं, एकदम से नहीं होती। संचित नीति वालों की नहीं होती। हाँ, संचित नीति से जिनको मिलता है उनकी नहीं होती। उनकी भी हो जाती है, उनकी भी वित्तीय आपात में कम कर दी जाएगी, ठीक है। संचित नीति वाले वित्तीय आपात मतलब एक तरफ से फाइनेंशियल क्राइसिस होता है कि सरकार में, जैसे वित्तीय आपात लगने के चांसेस थे जब 1991 में, ठीक है ना, अपने यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये 3 आए थे, यानी कि जो आपका उदारीकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये उस समय पे लगने के चांसेस थे, क्योंकि उस समय पे जो भारत का रिजर्व था, इसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जो इस समय पे अपना 450 के आसपास, आउट ऑफ माइंड हो रहा है, ठीक है। तो जो मतलब एक जो कंसोलिडेटेड फंड होता है भारत का, जो विदेशी मुद्रा भंडार, सॉरी, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो मात्र बचा था शायद 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए मात्र। उस समय पे भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, ठीक है, और दूसरी विदेशी कंपनियों को यहां आने का, इन्वेस्ट करने का मौका दिया था। उस समय पे लगने के बहुत चांसेस थे, उसके बाद अभी कोई ऐसे चांस नहीं बने, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं लगी थी। तो आपका वित्तीय आपात है 360, कंफ्यूज मत होइएगा, वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है, और इसका वर्णन जो है वो 360 में है। और जो सामान्य आपके आपात है 352 और 356 है जो, ठीक है,
वो अलग है, एक राज्य का और एक केंद्र में। क्लियर? वो जो इमरजेंसी है वो आपकी 3 बार लग चुकी है। ठीक है, एक बार पाकिस्तान युद्ध, एक चाइना युद्ध और एक जो 75 वाली इमरजेंसी। ठीक है, वो दूसरी चीज है। ओके, लिखेंगे, हो गया, ये आपका हो गया ना। और एक चीज हाँ, इस पे जो मैंने बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य हैं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य हैं, ना कि ये पद। समझ पा रहे हैं? तो इतना दिमाग में रख सकते हैं, जैसे इस समय पे अमेरिका में राष्ट्रपति का चयन चल रहा है ना, ठीक है, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो कार्य लिए गए हैं वो आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर? तो आपको 2-3 चीजें दिमाग में आप क्लियर रखनी कि न्यायपालिका से संबंधित ज्यादातर चीजें वहां से ली गई हैं, यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पदों जो न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया, ये 3 न्याय के हो गए। उसके बाद आपका मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना आपकी वहां से ली गई है। क्लियर? उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात लिया गया है। क्लियर? और लास्ट में आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य दिए गए हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन वही होता है। हाँ, जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं वही। रिव्यू यानी क्या होता है? पुनरावलोकन, पुनः अवलोकन करना, पुनः देखना। ठीक है, वही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हटाने का जो वो है वो काम समझिए। हाँ, वो आगे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के हटाने, ये अभी इसमें फंक्शंस की बात कर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इस शब्द को ध्यान रखिए। ठीक है, अभी हम आगे आते हैं। क्लियर? लिखेंगे आगे। अगला लिखेंगे आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड की स्पेलिंग क्या होती है? ये है IRELAND। ठीक है, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से, स्पेलिंग इसलिए लिखा रहा हूं, कुछ उसी में छिपा हुआ है इसलिए। ठीक है, जो आयरलैंड के संविधान से कुछ चीजें आपकी ली गई हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, यानी कि संविधान द्वारा राज्य को कुछ निर्देश दिए गए जो स्टेट्स को करने हैं। ठीक है, डायरेक्टिव है ना, निर्देशक है। ठीक है, तो ये निर्देशित किए गए हैं संविधान द्वारा राज्य को। ठीक है, कि यू हैव टू डू दिस फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। क्लियर? जन कल्याण के लिए। क्लियर? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी आपकी संविधान में कहां पे दिखती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा कहां दिख रही है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये प्रश्न भी आया हुआ है। क्लियर? तो देखिए, आपका जो आयरलैंड है, इसमें पहला तो आपका हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसीलिए मैं ये डी शब्द याद कर रहा था, ये आपको दिमाग में रखना है, डी फॉर डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो डी फॉर डायरेक्टिव याद कर सकते हैं, निर्देशक। ठीक है, आयरलैंड से लिया हुआ। हालांकि ज्यादातर लोगों को याद होगा पहले से निर्देशक तो कहां से लिया, आयरलैंड। ठीक है, अब उसके बाद राज्यसभा के कुछ सदस्य जो हैं, नामांकन होता है, नॉमिनेशन। ठीक है, क्लियर? नॉमिनेटेड जिसको बोलते हैं। क्लियर? कुछ चयनित होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। समझ पा रहे हैं? चयनित यानी जिनका तो चुनाव हो रहा है डायरेक्ट, जैसे राज्यसभा का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता नहीं चुनती है ना। ठीक है ना, पहले से चुने हुए लोग उनको चुनते हैं। वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्लियर? लेकिन कुछ होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं। क्लियर? और वो 4 क्षेत्र के लोगों को नामांकित किया जाता है।
उसमें पहला था आपका, कहां पे लिख दें, इसको मिटा दे रहा हूं। पहला है आपका क्या, आर्ट की फील्ड से, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में कला। दूसरा होता है लिटरेचर, जिसको बोलते हैं साहित्य। ठीक है, आर्ट, लिटरेचर और दूसरा, तीसरा क्या है, साइंस। चौथा क्या है, हाँ, समाज सेवा। चौथा नहीं पता। खेल ही खेला सर, सचिन तेंदुलकर खेल से नॉमिनेट किया। आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो आपके लिए इसमें दिमाग में याद रखना है ये ALSS। ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल वेलफेयर, समाज सेवा जिसको बोलते हैं आप। ठीक है ना, कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि नामांकित किया जाता है, इनका डायरेक्ट नाम हो जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति इनको डायरेक्ट नाम उठा के दे देता है कि यस दे विल बी द मेंबर्स ऑफ अवर अपर हाउस। ठीक है, और राज्यसभा। समझ पा रहे हैं ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा, ज्यादा तो अंग्रेजी नहीं छाड़ रहा हूं मैं। ठीक है, सिर्फ उतनी ही बता रहा हूं जितना आपके काम में है। ठीक है, क्लियर, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए सरल इसलिए क्योंकि मेरा माध्यम इंग्लिश है, तैयारी का जो मेरा मीडियम वो इंग्लिश है, लेकिन हिंदी भी ठीक इसलिए क्योंकि मैं 12th तक हिंदी मीडियम से था। ठीक है, ज्यादातर जिसमें आप लोग रहे होंगे, क्लियर, लेकिन मेरी जो अभी तैयारी का माध्यम वो इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा आपको सरल पड़ रही होगी। क्लियर, यदि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इंग्लिश से बताएगा तो कठिन होगी, लेकिन यदि मैं आपको सरल भाषा में अपनी भाषा में बता रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी में भी रहा हूँ तो आपके बीच का, इसलिए आपको सरल पड़ रही होगी और आसान पड़ रही है, क्योंकि ज्यादा ट्रिक्स ना निकाली जा सकती। जैसे मुझे क्या करना होता है कभी कभी कि कुछ चीज का यदि दिमाग में नहीं पढ़ रहे हैं तो 4-5 लाइन की चीजें यदि याद करनी है, ठीक है, तो उसको अपन क्या करते हैं, जंबल वर्ड होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है 10 मीनिंग है, उनका एक एक शब्द मैंने उठा लिया, फर्स्ट, फ्रंट, रे। क्लियर, और आपके पास मोबाइल में कई सारे एप्लीकेशन आते हैं गूगल में कि आप रैंडम वर्ड डालिए, वो उसका सार्थक शब्द निकालेंगे। होता है ना, आपको भी यदि करना हो तो कर सकते हैं। रैंडम वर्ड कोई भी डाल दीजिए, मान लीजिए ALSPUTV जो भी डाल दिया, उससे वो एक सार्थक शब्द निकाल देते हैं। ठीक है, तो यदि मुझे वो उन शुरुआत से, मतलब उस शब्द से शुरू होने वाले 10 बड़े शब्दों को याद करना है तो उसका कोई एक सार्थक शब्द निकाल लीजिए। ठीक है, वो इंग्लिश वाले मतलब उस ऐप में मिल जाते हैं, आपको ऑनलाइन में मिल जाते हैं। आप डालिए सार्थक शब्द जाते हैं उस पर, फिर उसको शॉर्ट में लिख लीजिए, उसको ट्रिक ही समझ ली कुछ भी, तो फिर वो 10 चीजें आपको कंटिन्यू याद हो जाएंगी सीरीज में उससे। ठीक है, वो इंग्लिश में आसानी रहती है, ये थोड़ा सा उसमें फायदा होता है। ठीक है, तो ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल वर्क जो है आपका, सोशल वेलफेयर, ठीक है, समाज सेवा, तो इससे नामांकित किए जाते हैं। और ये नामांकन की प्रक्रिया कहां से है, तो आपको आयरलैंड बता रहा था ना, तो ये आयरलैंड का जो एन है ना, इसको आप याद कर लीजिए, नॉमिनेशन या नॉमिनेटेड। नामांकन, नामांकन किनका, राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना, डी फॉर डायरेक्टिव्स और एन फॉर नॉमिनेशन। क्लियर, ओके, अगला लिख लेंगे इसी में, मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ऐसा लिखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा हिंदी में आ जाइए, राष्ट्रपति आर से याद कर लीजिए, ई से इलेक्शन याद कर लीजिए। ठीक है, और यदि आपको सामान्य याद रह जाता तो अच्छी चीज है, इंग्लिश टाइप का। ठीक है, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये सिर्फ एक सभी के दिमाग में रखने के लिए है। जब आपको याद हो जाएगा ना तो इन सब चीजों का कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार जब दिमाग में बैठ जाती है चीजें तो कुछ नहीं होती, ये सिर्फ सीढ़ी है आपको पहुंचाने के लिए। क्लियर, कि आपके दिमाग में वो चीजें पहुंच जाए। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसीजर एक्चुअली है वो। ठीक है, प्रोसीजर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो ली गई है राष्ट्रपति
वाली आयरलैंड से। अभी मैंने आपको बताया जो पहले अमेरिका के संविधान से क्या ली गई थी, फंक्शंस, है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, वो लिए गए थे अमेरिका से। लेकिन ये चुनाव की प्रक्रिया उनके कहां से ली जा रही है, आयरलैंड से। एंड फॉर नॉमिनेशन लिया जा रहा है राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है, यानी कि जो नामांकित किए जाते हैं, ठीक है, 12 सदस्य किए जाते हैं, कितने किए जाते हैं, 12 से 10, है ना। तो एंड फॉर नॉमिनेशन होगा डिफॉल्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि जो 3 मुख्य चीजें हैं वो आपकी ली जा रही है कहां से, यहां से। पॉइंट क्लियर, ठीक है, ओके। अगला है आपका जर्मनी का संविधान। क्लियर, यहां से इसको कंटिन्यू करेंगे अपन कल, ठीक है। जर्मनी का वीमर संविधान है, आपातकालीन उपबंध के बारे में ज्यादातर उसमें चर्चे में रहा है ये, ठीक है, हमेशा परीक्षाओं में भी आता है। क्लियर, तो आशा है कि आप लोगों को ये चीजें याद होंगी, ठीक है। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं जल्दी से। ब्रिटेन में आपको 3 C याद रखना है, दैट इज सिटीजनशिप, बाई कैमरल C, ठीक है, CAG, ठीक है, ये C याद रहेंगे आपको, ठीक है ना। कंट्रोलर यानी कि महालेखा परीक्षक जो है, एकल नागरिकता और द्विसदन व्यवस्था, रूल्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया, ये अमेरिका। क्लियर, उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, अमेरिका, तो उसमें न्यायपालिका की चीजें याद रखना है, ठीक है, कि न्यायिक समीक्षा याद रखनी है, और जो राष्ट्रपति के वित्तीय आपात तो है, राष्ट्रपति के 3 चीजें मैंने बताई ना, सॉरी राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायिक समीक्षा उसमें थी, और सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है उनके सदस्यों को कैसे हटाना है, ठीक है, और मूल अधिकार आपको पता ही है, प्रस्तावना आपको पता ही है, वहीं से ली गई है, वित्तीय आपात आपको पता ही है, 360 याद रखेंगे अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल 148 आपका CAG का है, ये भी अनुच्छेद याद रखेंगे। जो मैंने आपको संविधान संशोधन बताए हैं वो भी याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन दल बदल वाला, 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन वो भी याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची, 74वां 12वीं अनुसूची। क्लियर, ये धीरे धीरे हैं, आपको सहयोग तब मिलेगा जब मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा, सारे के सारे लगभग 70-80 आर्टिकल होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो वो भी मैं रटा दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको। क्लियर, लेकिन यह है कि धीरे धीरे आपको यदि आदत पड़ी रहेगी कुछ कुछ तो आपको पहले से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू। सर, यस, आयरलैंड को यहाँ पे जो स्टैंड नंबर बताए थे सर, हाँ? सभा के सदस्यों को मैंने नहीं मांग की, तो उस पर एक बार और अपडेट कर दीजिए। अच्छा, देखिए जो आयरलैंड का संविधान है उसमें जो मैं बता रहा कि आयरलैंड की स्पेलिंग में थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है कि लास्ट में जो D है, IRELAND, तो D फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नीति निर्देशक। एन यानी नॉमिनेशन का, नामांकन का मतलब ये होता है कि कुछ सदस्य होते हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल वर्क से, समाज सेवा से। क्लियर, तो इनका मनोनयन होता है, जैसे नाम चयन होता है और मनोनयन, समझ रहे हैं। चयन यानी कि जनता चुन रही है, को जो सदस्य हैं वो चुन रहे हैं, और मनोनयन क्या हो रहा है कि इनको डायरेक्ट उठा लिया जा रहा है, ठीक है, कि इस क्षेत्र के ये एक वरिष्ठतम या जाने माने अनुभवी हैं तो इनके एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। क्लियर, जैसे अपने पास एंग्लो इंडियन के लेके आते हैं, कितने लेके आते हैं, एक लेके आता है ना, इस बार उनका भी चयन नहीं किया है मोदी गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो उनका मनोनयन होता है, नॉमिनेट किए जाते हैं। ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट उनका नाम दे दिया जाता है, नॉमिनेशन से मतलब ये होता है कि डायरेक्ट नाम दे दिया जाता है कि आप आ जाइए। क्लियर, और चयन में तो वही सिलेक्शन प्रोसीजर होती है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत योग्य है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा होशियार है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसको किसी सरकारी नौकरी में डायरेक्ट रख लिया जाए कि यार ये बहुत होशियार है, ज्यादा जाना माना है, फेमस है, ठीक है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो डायरेक्ट रख लिया जाए। और यदि कोई व्यक्ति आप एग्जाम देके प्रोसीजर से जा रहे हैं, ठीक है, फाइनल आपका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, चयन, और जो उस व्यक्ति को रखा गया है वो क्या है, मनोनयन। समझ में आई चीजें, ऐसा समझिए। ओके, राज्यसभा के लिए 11 सदस्यों को राष्ट्रपति चुन सकता है ना? 11 नहीं, 12, ठीक है, राज्यसभा की बात कर रहे हैं, और उधर आपका लोकसभा में अलग होता है, लोकसभा में 2 टोटल 14 होते हैं, और एक साथ एंग्लो इंडियन कोई होता है, ठीक है। ओके,